तेल में भी ज़्यादातर आरएसएस के लोग आ रहे हैं मीट के बिजनेस में। ये एक तरीके से अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू मॉडल है, जो जैसे पोर्ट छीन लिया अडानी जी ने सारे। ये असल में अगर आप लोग देखोगे ना, ये धंधा है। और बोली है ना, एक हमारे विष्णु शंकर जैन साहब हैं जो अभी इनके सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, ये सारे केसेस में वही अपीयर हो रहे हैं। उन्होंने तो पब्लिक डोमेन में ये बोल दिया ना, 2035 तक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। के लिए ले रहे हैं ना, ये अपराधी हैं, ये धोखाधड़ी करके अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। ये पद पे तो बैठे हैं, लेकिन पद की मतलब सीओ नहीं है ये सीओ के पद पे बैठे हुए। साथियों नमस्कार। देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो त्योहारों से बड़े विचलित हो जाते हैं, चाहे वो त्योहार हिंदुओं का हो, चाहे वो त्योहार मुसलमानों का हो, या फिर किसी और धर्म या जाति का त्योहार हो। लोग आ जाते हैं और बयान देना शुरू करते हैं कि फलानी काम मत कीजिए, ढिमाका काम मत कीजिए, या फिर आपकी जो धार्मिक आज़ादी है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो आपस में लड़ाने का जो आखिरी ऑप्शन है उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ईद आने वाली है, पूरे मुस्लिम समाज को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अपने घरों से निकलेंगे ईद मनाने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए, जो कि ज़रूरी नमाज है, कम्युनिटी नमाज पढ़ी जाती है उस दिन, ऐसा एक हिंदू होने के नाते तो मैं कम से कम जानता ही हूँ। उस दिन भी कहा जा रहा है कि अगर आप सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए पाए गए तो आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। इवन आपकी छत पर भी आप नमाज पढ़ेंगे तब भी आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे साथ एडवोकेट महमूद प्राचा जी हैं। सर, कानून क्या कहता है? अगर मैं अपने घर में पूजा कर रहा हूँ या फिर मैं अपने घर में नमाज पढ़ रहा हूँ, कोई का ताकत है किसी पुलिस वाले की या इवन प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति की, कि वो आके मुझे रोक सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपने जो एक शुरू में अपना जो ओपनिंग बात कही है उसका खंडन करना चाहता हूँ अपनी पूरी ताकत से। जी। आपने भारत के लोगों का शब्द का प्रयोग किया कि कुछ लोग ऐसे हैं देश में। मेरा ये दावा है और पूर्ण विश्वास से ये दावा है, हमारे देश में एक भी जन, लोग या व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस प्रकार की गंदी और घिनौनी बात करता है या उसके बारे में सोचता भी है। और मैं सबसे पहले जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उन्हीं लोगों के बारे में कह रहा हूँ, उनमें से भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इस प्रकार की गंदी घिनौनी बात करता है या सोचता भी है, सिवाय एक ग्रुप के, जिसको आपको चिन्हित करके हमेशा बताना चाहिए, एक जनरल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। वो ग्रुप है आरएसएस और बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं या उनके जो समर्थित संगठन है 1 लाख से ज़्यादा, या परोक्ष रूप से उनके समर्थित संगठन है। जैसे हमारे बहुत सारे जो आपको मौलाना जैसी शक्ल में नज़र आते हैं ना, वो सब उन्हीं लोगों के मेंबर्स हैं एक तरह से, लेकिन वो आउटसोर्स मेंबर्स हैं। वो भी इसी प्रकार की बातें करेंगे और ये भी इसी प्रकार की बात करेंगे। इन लोगों को छोड़ के, ठीक, एक भी व्यक्ति आप हमारे पूरे देश में से ऐसा निकाल के दिखा दो जो ऐसी बात बोलता नहीं, सोचता भी है। अब आप एक एक व्यक्ति ने, जिस भी व्यक्ति ने ऐसी बात कही है, चाहे वर्दीधारी व्यक्ति ने, चाहे अपने किसी सरकारी पद पे बैठे व्यक्ति ने, किसी नेता ने, किसी व्यक्ति ने भी, ऐसी एक भी व्यक्ति ने भारत में बात की हो, एक एग्जाम्पल आप मुझे निकाल के दिखा दो तो मैं आपसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सबके तार आरएसएस और बीजेपी से जुड़े होंगे 100%। 100%। सर, आप जिस गुट की बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर एंटी मुस्लिम दिखाई देता है, एंटी दलित दिखाई देता है, वो साफ तौर पे दिखाई देता है। मैं एक पत्रकार होने के नाते ये कह सकता हूँ। एक सीईओ साहब है अनुज चौधरी, वो कहते हैं कि अगर पहले तो वो होली वाले दिन जो है बवाल करने की कोशिश करते हैं कि अगर जुमे के दिन अगर परेशानी है तो अपने घर में रहिए। अब जब मुसलमानों का त्यौहार आया है, ईद है, तब भी मुसलमान घर में रहे। ये कहाँ से लॉजिक बन जाता है और कहाँ से ये वर्दी क्या इनको ये ताकत देती है कि इस तरह के बयान दे दीजिए आप खुलेआम? क्या ये इनके तार आरएसएस से और बीजेपी से नहीं जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं ना। इनके खुद के सगे भाई साहब जो हैं, है ना। और कुछ कहने की जरूरत है? कोई और एग्जांपल दीजिए। अब इनकी बात करना ही चर्चा ही बेकार है। ये तो नहीं, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जनता के सेवक हैं। कम से कम वर्दी या पैसा तो उसी के लिए लेते हैं, पैसा तो उसी के लिए ले रहे हैं ना। ये अपराधी हैं, ये धोखाधड़ी करके अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। ये पद पे तो बैठे हैं, लेकिन पद की मतलब सीईओ नहीं है ये सीईओ के पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति हैं, समझे? आरएसएस स्पॉन्सर्ड हैं, जो आरएसएस। देखिए, जो भी व्यक्ति भारत का संविधान और कानून के बाहर जाके बात करता है, वो भले ही किसी भी पद पे बैठ जाए, वो उस पद पे बैठा हुआ व्यक्ति तो हो सकता है,
लेकिन वो उस पद का असली हकदार नहीं होता, वो उस पद का मालिक नहीं होता। ये मेरा कहना है। अभी आप कोई दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। अब मैं इनका नाम लेके आगे कितनी बार और कुछ बोलता रहा हूँ। ये व्यक्ति अपराधी हैं। आरएसएस और बीजेपी के जितने भी कार्डर्स हैं वो सब अपराधी हैं। ये सरदार पटेल सामने ये ऑर्गेनाइजेशन बैन की थी, जी पता है ना आपको। जी। और फिर उनसे धोखाधड़ी की इन्होंने। ये लिखित में दिया कि हम आज के बाद कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। डायरेक्टली तो हिस्सा आज भी नहीं लेते हैं, आरएसएस चुनाव तो नहीं लड़ता अभी है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिख के दिया था ना, कि हम कभी भी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर ये लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हो और डायरेक्टली ले रहे हो तो ये सरदार पटेल को धोखा देने वाले व्यक्ति हो गए। बिल्कुल हो गए। अब मैं कैसे डायरेक्टली ले रहे हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो जो लोग, जो संगठन सरदार पटेल साहब की आंखों में धूल डालकर धोखाधड़ी करके, उनको धोखाधड़ी करके अपना जो है बैन वापस लेवा सकता है, उससे आप क्या उम्मीद करते हो। अब आप मुझे ये बताओ, बीजेपी में एक संगठन मंत्री हमेशा होता है, वो कौन होता है। आरएसएस का प्रचारक होता है। नहीं, आरएसएस का डेपुटेशन पे व्यक्ति होता है। प्रचारक तो ये बाकी सारे भी बहुत सारे हैं। मोदी जी ने प्रचारक, मोस्टली वो लोग होते हैं जो या मौजूदा प्रचारक हैं या पूर्व प्रचारक रह चुके हैं। आरएसएस का नॉमिनी होता है डायरेक्टली, जो आरएसएस और बीजेपी संगठन के बीच में पुल का काम करता है। संगठन मंत्री हमेशा से। अब आप बताओ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। अभी मैं इनडायरेक्टली की तो बात ही नहीं कर रहा। हर एक व्यक्ति जो प्रचारक है या मेंबर है आरएसएस का, वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है या नहीं है। 90% लोग आपको मिल जाएंगे, 99% लोग ऐसे। जो बीजेपी का मेंबर है वो आरएसएस का भी मेंबर है कि नहीं है। या उनकी शाखाएं अटेंड करता है। कैसे मेंबरशिप होती है, शाखाएं अटेंड की है नहीं, आप जाके आप भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई मेंबरशिप का प्रोसीजर भी नहीं है। तो सरदार पटेल साहब ने जब बैन की थी, जब कौन सा यही तरीका था ना। हाँ। जो शाखा में गया वो बैन, जिसने आरएसएस के साथ गतिविधियों में कभी भी लिप्त नजर आया, कभी भी किसी भी तरीके से, वो बैन। यही आज भी है, जो सरदार पटेल साहब के टाइम में कानून था वही आज भी है। उसमें क्या। ले लीजिए सर, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि लगातार मुसलमानों को टारगेट करके त्योहारों के नाम पर, ईद के नाम पर या फिर होली के नाम पर, अब दिल्ली की सरकार भी इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही है कि जो आने वाले जो नवरात्रे हैं, एक और हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है, उन पूरे 9 दिन 10 दिन जो भी दिल्ली में मीट की दुकानें हैं, ये सब हैं, ये बंद कर दी जाएं। क्या ये एक तरह से टारगेटिंग नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो काम शायद मीट का काम करने वाले ज़्यादा कुरैशी कम्युनिटी के लोग हैं। नहीं, अब नहीं रहे हैं। हाँ। मेजॉरिटी मीट एक्सपोर्ट करने वाले आरएसएस और बीजेपी के संबंधित लोग हैं। और मेजॉरिटी अब ये रिटेल में भी धीरे धीरे करके आते हैं ना। रिटेल में भी ज़्यादातर आरएसएस के लोग आ रहे हैं मीट के बिजनेस में। ये एक तरीके से अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू मॉडल है, जो जैसे पोर्ट छीन लिया अडानी जी ने सारे। ये असल में अगर आप लोग देखोगे ना, ये धंधा है और कुछ नहीं है ये। तो इससे तो धंधे को नुकसान होगा ना। नहीं, फायदा हो रहा है। आप समझ नहीं कैसे। देखिए, अभी कुछ समय पहले तक, जब तक अडानी जी ने मोदी जी के सहयोग से ये सभी जो जितने भी पोर्ट और ट्रस्ट और ये सब जो पोर्ट और एयरपोर्ट्स और ये बिजनेस कैप्चर ईडी और इन सब के माध्यम से शुरू नहीं किए हैं, तो वो अलग अलग लोगों के पास थे। कितनी स्पीड से ये सब चीज़ें कब्जा हुई है ना। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। जो मीट के एक्सपोर्ट का कार्य था वो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के हाथ में था। आज कितनी तेज़ी से हड़प लिया है। अब अगला नंबर आएगा ना, जैसे अडानी जी ने और ये जो अंबानी जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये रिटेल मार्केटिंग में घुसे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके हर एक दुकानदार का धंधा छीन के रिलायंस में आ जाए। मैं वही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि होलसेल तो छीन लिया अडानी जी ने, अंबानी जी ने, यूसुफ लुलू ने। उसी प्रकार से मीट का होलसेल का जो बिजनेस है वो तो ऑलरेडी छीन चुके हैं आरएसएस के लोग। अब रिटेल में आने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं दोनों का पैरेलल बता रहा हूँ आपको। तो अब अगला नंबर ये है कि कुरैशी समाज हो या ये समाज हो, और उसके बाद जो दूसरे समाज है ना, जो हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो दूसरे ऐसे लोग हैं जो रिटेल का बड़ा वो कर रहे हैं, तो उनसे भी छीना जाएगा ये। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से तो सारी ज़मीनें जो उनकी थी उनको मिली थी अलग अलग तरीके से। यूपी में ही आप देख लो, डीएम साहब अब उनको ताकत योगी जी की सरकार ने दे दी है कि आप जो है वो जाके कोई भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की ज़मीन खरीद सकते हो।
ये हाथरस की बच्ची की फैमिली जो है ना, उसकी मदर आज इतनी बीमार है, उनको इलाज कराने का कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं। उनको एक नौकरी और एक घर जो उन्होंने वादा किया था और पैसे जो योगी जी ने वादा किया था, वो नहीं देने के लिए योगी जी ने उससे कम से 10 गुना ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, वो रुकवाने के लिए। उनके परिवार को क्या एक घर ना मिल जाए, एक नौकरी ना मिल जाए, योगी जी ने बड़े बड़े वकील करके और उससे 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। ये मानसिकता है, इससे कैसे जीतोगे? मतलब आप कहना चाह रहे सिर्फ हैं, मुसलमानों को देख रहे हो। हाँ। मैं पूरा परिप्रेक्ष्य देख रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, ब्रॉद और क्रिश्चियंस और महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और बताओ मुझे आप। ये मोदी जी की सरकार महिलाओं के साथ क्या कर रही है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैं केवल मुसलमानों का सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये टारगेटिंग सभी पिछड़े वर्ग की है। सबकी चल रही है, पूरी जोर शोर से चल रही है। मुसलमानों का सिर्फ ये जो क्रिमिनल मीडिया है ना, वो हाईलाइट करके इसको बाकी सबका दर्द छुपा लेती है, बाकी सबकी पीड़ा चोट छुपा लेती है और ये मुस्लिम इशू बना देती है। लेकिन क्या बिगर विलन मुसलमान को नहीं दिखाया जाता है? मुस्लिम कम्युनिटी को देखिए, ये सारी सुविधाएं ले जाते हैं, देखिए ये सारे जो है ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये तमाम, एक बड़ा विलन तो मुसलमानों को ही बनाया जाता है ना। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मीडिया के द्वारा, जो टीवी का मीडिया है उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ। उसी तरीके के द्वारा ही बता रहा हूँ मैं आपको। और रिजर्वेशन के जरिए सारी नौकरियां कौन खा जाते हैं? बताओ आप, कौन खा? मैं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, रिजर्वेशन से मुझे कोई परेशानी है तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आपको परेशानी नहीं है। जैसे मुसलमान ऐसे खा रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग हैं वो रिजर्वेशन के जरिए खा रहे हैं ना। फॉर्मूला एक ही है। आपको क्या लग रहा है ये वो नहीं है तरीका कि ये सब तुम्हारी नौकरियां खा गए? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, जैसे फॉर्मूला सेम है, सब पे अप्लाई करते हैं। सब पे होगा, लेकिन उसका जो है ना कलर अलग अलग होता है। अप्लाई सब पे हो रहा है। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, रिजर्वेशन, ओबीसी समाज जो है आज सबसे बड़े, मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज जो है वो फिर भी जाग गया है। ओबीसी समाज के आंखों से तो पट्टी अभी बहुत कम लोगों के उतरी है। उनको सबसे ज्यादा गाली पड़ रही है, उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको नजर नहीं आ रहा कि रिजर्वेशन में उनको वो बताया जा रहा है, मतलब कि तुम नुकसान कर रहे हो देश का, तुम मीडियोकर हो, तुम केपेबल नहीं हो। जबकि अधिकार है वो उनका। अधिकार नहीं है, वो केपेबल ज्यादा है। ओबीसी समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, शेड्यूल ट्राइब समाज जो है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन समाज जो है, ये ज्यादा समझदार हैं जनरल कैटेगरी के लोगों से। ये प्रूवन, वो साइंस से प्रूव हुई हुई बात है। ये वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। कैसे? मैं समझा नहीं इस रेलवे में एक सर्वे हुआ था, हाँ, सिर्फ अभी एक ही जगह सर्वे हुआ है, साइंस से प्रूवन एक ही जगह हुआ है। रेलवे में ये जो सर्वे हुआ था उससे पता लगा है जितने भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं ना, जिन्हें रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरी मिली है, वो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा ईमानदार हैं। बाकी सब जगह आप सर्वे करा लो, आपको पता लग जाएगा। कैसे? आप करा लो। नहीं, मतलब मैं कह रहा कैसे? हूँ, लॉजिक, हाँ, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि देखिए, जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, अब उनके लिए उनके माँ बाप, सुबह बच्चा उठता है तो उसको अच्छा खाना खिलाया जाता है, माँ और बाप और भाई बहन सब प्यार करते हैं उसे, उसको पढ़ाई के लिए तैयार करते हैं, स्कूल भेजा जाता है, अच्छे कपड़े, अच्छी किताबें, उसके लिए ट्यूटर लगाया जाता है, ये लगाया जाता है, ये सब होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। तब कहीं जाके उसके कितने नंबर आते हैं? मतलब अभी एक सर्वे आया अच्छा, था, पढ़ने लिखने में अच्छा है तो 90 भी आ सकते अच्छा हैं। तो कुछ है ही नहीं, अच्छे हैं ही नहीं, वही तो फिर आप मेरी बात ही काट दी पूरी आपने। अच्छे नहीं है वो, बाय मतलब जनरली अच्छे नहीं होते वो। या इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और दूसरे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, उनके बराबर समझदार नहीं होते। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, विच आई कैन प्रूव विद फैक्ट्स। अब आप सुन लीजिए मेरी बात। अभी एक और सर्वे आया था, जो ये कट ऑफ है ना, जो 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 इनके लिए ये जो सिविल सर्विसेज के लिए जो कट ऑफ होती है, उसमें जो रिटन टेस्ट में कट ऑफ में जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं वो 5%, और ओबीसी सब कम्युनिटी के लोग जो 5% से भी कम कट ऑफ से नीचे रहते हैं। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनसे 5% का सिर्फ फर्क रह गया है। ये एक सर्वे में अभी अभी साबित हुआ। अच्छा। ठीक, सिर्फ 5% का फर्क है। अभी मैंने आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी का पारिवारिक और एक एक इंडिविजुअल का मेंटल लेवल बनाया है कि पूरी ताकत से उनका परिवार पैसे खर्च करके, ट्यूटर लगा के, दिन रात उन्हें अच्छा खाना खिला के और उनको मोटिवेट करके दिन रात पढ़ाई लिखाई कराता है। ठीक, अब हम दूसरे लोगों पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के सफाई कर्मचारियों के लिए, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा काम भी है और मैं सबसे ज़्यादा इस देश में हकदार भी उन्हें मानता हूँ। तो उनका परिवार की आप वो बात सुन लीजिए। उनके माता पिता दोनों सुबह ही सुबह कहाँ जाते हैं? काम पे निकल जाते हैं। और ये बच्चे छोटे हों या कितने भी बड़े हों,
उनको कौन नहलाता धुलाता है, ये करता है, और स्कूल पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? वो खुद जाते हैं, खुद ज्यादातर जाते हैं ना, खुद या जाते भाई हैं। बहन मदद करते हैं, जो भी करते हैं। वो कैसे भी मतलब उठ गिरते पड़ते तैयार होके खुद ही जाते हैं, नाश्ता भी अपना खुद ही खाते हैं, सब कुछ खुद ही खाते हैं। और उसके बाद उनकी वहाँ पे उनको उनके कपड़े भी वैसे नहीं होते, उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं हो रही होती है, और उनको एक अलग तरीके की नज़र। अभी मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आईआईटी में, जो आईआईटी में भी पहुँच गए, उनको किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है अंदर भी, ये सब झेल के जो बाबा साहब ने भी झेला, जो 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 डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशंस में है, वो सिर्फ 5% पीछे रहते हैं। जो शुरू कहाँ से हो रहे, रेस अगर यहाँ से शुरू है ना, तो जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो कोई 100 कदम पीछे से, 100 कदम की रेस है ना, तो स्टार्टिंग लाइन से जो कुछ लोग 100 कदम की दूरी से, कुछ लोग 80 कदम की दूरी से, कुछ लोग 50 कदम की दूरी से शुरुआत लेते हैं पीछे, और जब बराबर पे पहुंचते हैं तो 95 पे कम से कम दोनों सही, एक बार सही टाइम पे एक साथ पहुंच जाते हैं। सारे संघर्षों के बावजूद नहीं नहीं भी नहीं, अभी आप सुन लीजिए, वो बच्चे 95% बच्चे नहीं, फिनिश लाइन पे बराबर पहुंचते हैं। बराबर पहुंचते हैं, ये 5% आगे होते हैं। अब इस 5% में आप किसी का जो 80 कदम दूर से आ रहा है तो 75% अच्छा होगा नहीं, जो वो वहाँ पहुँच रहा है। जो 50 कदम पीछे से आ रहा है वो इनसे 45 कदम आगे हैं कि नहीं है, अगर नापा जाए। इसका अंजाम क्या होता है, जो रेलवे की सर्वे से भी नज़र आया, इसका अंजाम ये होता है कि जैसे ही ये नौकरी पे जाते हैं, वहाँ भी तो ऊपर कौन बैठा है, वही मनुवादी मानसिकता के लोग, वो इन्हें यहाँ भी प्रताड़ित करते हैं। लेकिन ये इतना सा भी मौका मिलता है ना, तो ये जैसे हो जाता है ना, जब आजकल जो मस्क साहब दिखाते हैं ना रॉकेट, उस रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाते हैं ओवरटेक करते हुए, वहाँ इनको रिजर्वेशन के लिए बैरियर मिलते हैं, और प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं लेने देनी, आप काम सारा आप ही करेंगे लेकिन आपको क्रेडिट नहीं जाएगा कभी भी। ये सब झेल के भी जो ऊपर पहुँचते हैं ना, वो इतने ब्रिलियंट होते हैं कि अगर उनको फ्री छोड़ दिया जाए कहीं भी, तो इनके आसपास भी कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति नज़र भी नहीं आएगा। ये मेरा मानना है, ये मेरे तथ्यात्मक रूप से मोटा मोटा मैंने आपको अपना बात रखी है। कुछ मैंने अगर गलत बात बताई है तो आप बता दें। नहीं, मैं ज्यादातर बातों से आपकी अग्री करता हूं। मैं और आखिरी उसके बाद ये एहसान और उल्हाना कि रिजर्वेशन से बड़ा काम खराब हो रहा है, रिजर्वेशन की वजह से ही देश में अच्छे काम हो पा रहे हैं। देश जो आज इतनी भी जगह पहुंचा हुआ है ना, सिर्फ हमारे कमज़ोर वर्गों के कंधे पे, बाकी सब लोग तो लूट ही रहे हैं ज़्यादातर। अब मैं यहाँ पे एक केवेट और लगाऊंगा, सिर्फ एक मेरा वो है, वो कि ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के 100% लोग बेईमान और ऐसे ही इनकॉम्पिटेंट हो, उनमें से भी 1-8% अच्छे होते हैं, लेकिन वो 1-8% ही अच्छे होते हैं बस। 1-8% ईमानदार भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ तो 10% से ज़्यादा नहीं होते हैं। 90% यही है स्थिति। फेयर इनफ। मैं आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा। दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, दिल्ली की जनता ने चुनी, हिंदुओं ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, सबने वोट दिया, आखिरी में जाकर यही दिल्ली की सरकार अब 9 दिन के लिए बैन लगा रही है। मैं इस पे क्लोजर स्टेटमेंट चाहता हूँ कि फाइनली अब दिल्ली को अपना एक बड़ा विलन मिल गया है, और जो सरकार है क्या वो ये सब करने में सक्सेसफुल हो पाएगी? क्या 9 दिन का बैन लगा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं। जो मीट की शॉप्स पर अपराध है, अगर किसी अच्छे वकील के पास लोग चले गए तो ये अपराधी पकड़े जाएंगे, जो भी रोक रहा है। बैन लगा ही नहीं सकते, ये लगा ही नहीं सकते, कोई इनको कानूनी ताकत नहीं है अब ये। लेकिन इनका तो डिक्लेयर्ड गोल ही है ना। एक हमारे विष्णु शंकर जैन साहब हैं, जो अभी इनके सबसे बड़े वकील माने जाते हैं, ये सारे केसेस में वही अपीयर हो रहे हैं। उन्होंने तो पब्लिक डोमेन में ये बोल दिया ना, 2035 तक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, भारत का संविधान खत्म कर देंगे हम। तो जिनका डिक्लेयर्ड गोल ही वही है कि संविधान खत्म करना है, वो तो संविधान खत्म करने का ही काम करते हैं ना हर जगह। आप कहते हैं कि देश के ज्यादातर लोग जिनका बैकग्राउंड बीजेपी, आरएसएस या फिर इनके संगठनों से नहीं है, वो लोग संविधान, फिर आप मिसकोट कर रहे हो मुझे। हाँ, मैं ये साफ तौर पे कह रहा हूँ, जिसके तार आरएसएस और बीजेपी से नहीं जुड़े हुए, मैं वही कह रहा वो था। किसी भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ और, आप कह रहे ज्यादातर लोग कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, हमारे देश में हो ही नहीं सकता। जो बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है वो संविधान का समर्थक है, बिल्कुल। और वो कभी ऐसी गंदी घिनौनी बातें बोलने की तो बात दूर है, सोच भी नहीं सकता। फिर ये है, क्लियर कट बात है। देखिए, विलन बनाए क्रिएट किए जाते हैं, और राजनीति में विलन्स की ज़रूरत होती है कि अगर आपको खुद को हीरो साबित करना है तो किसी को विलन बनाना पड़ेगा, और यही राजनीति आज के समय में चल रही है।
मौजूदा सरकार कभी मुसलमानों को विलन बनाती है, कभी दलितों को विलन बनाती है, कभी किसी और समुदाय को विलन बनाकर खुद को, जो बचा हुआ समाज है, उसका हीरो घोषित करने की कोशिश कर रही है। पहले होली के नाम पर, अब ईद के नाम पर। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत